वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 11 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस स्टूडेंट या एस्पिरेंट के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए पीटी ओरिएंट कौन कौन से फैक्ट इसमें शामिल है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भी हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, नए लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी सर्कुलेट ग्रुप है जहां शेयर किया जा सकता है वहां शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोगों को महत्वपूर्ण लिंक दिए हुए रहते हैं जिसमें आप लोगों को युक्ति आईएएस ऐप का लिंक दिया रहता है। ऐप में आप बहुत से टेस्ट सीरीज़ आप लोग बहुत सी लो प्राइस में दे सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो की पॉइंट है वो अवेलेबल ऐप पर ही होता है, तो आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए ताकि आप लोग बेहतर स्लाइड, बेहतर डॉक्यूमेंट, बेहतर मटेरियल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर अब क्विज चलाया जा रहा है। आपको डेली एक टॉपिक, 2 टॉपिक दिया जाता है। जैसे अभी पॉलिटी सेक्शन का चल रहा है और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप दोनों का प्रैक्टिस लगातार आप शेड्यूल वाइज दे सकते हैं ताकि आपका इम्प्रूवमेंट, इंटरनल इम्प्रूवमेंट हो और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। तो सभी चीज़ों का लाभ लेने के लिए युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म से जुड़िए ताकि आप बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बिना समय गंवाए हुए। देखिए, कल मुलायम जी का निधन हो गया। ये दुखद समस्या है, दुखद समाचार यह है। इसमें देखिए हो रहा है क्या, जो भी इस प्रकार के आदि पुरुष अगर जिनका देहांत निर्वासन हो जाता है तो उसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी को याद रखिएगा आप लोग। आइडियोलॉजी उनका क्या था, किस प्रकार से यूपी के भूमिपुत्र यह कहे जाते रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी को ज़रूर याद रखिएगा। यह बहुत ही उपयोगी रहेगा। जो भी यूपी का अभी इंटरव्यू देंगे उनके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके आइडियोलॉजी से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनके क्या योगदान रहे वो आप लोग इस पर दिया हुआ है, सारा देख लीजिएगा। की नोट्स इसका कम से कम एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना लीजिएगा। कितने बार सांसद के सदस्य रहे हैं, कितने बार विधायक रहे हैं, कितनी बार यूपी के मुख्यमंत्री, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, कितने बार एमएलसी रहे, 1 बार एमएलसी रहे। तो इस प्रकार के पीटी फैक्ट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि देखिए स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है ना उस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे बिहार में बीपीएससी में रामविलास पासवान जी का मृत्यु हुआ था तो उनसे प्रश्न उनकी पार्टी से पूछा था, तो आप इस प्रकार से भी कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आप लोगों को यह टॉपिक, आज का जो न्यूज़ है वो कवर करेगा। जैसे न्याय व्यवस्था या संविधान संशोधन या संविधान की प्रक्रियाएं जो होती है उससे संबंधित टॉपिक जो आएगा इस न्यूज़ में आज कवर करेगा, जिसमें कोलिजियम की चर्चा की गई है। देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नज़ीर ने किया था जजों की नियुक्ति के सर्कुलेशन प्रक्रिया का विरोध, तो इसमें कोलिजियम पुनः चर्चा में आया। हालांकि इससे पहले मैंने 2 बार चर्चा इससे कर दिया हूँ, फिर भी मैं आज इसके संदर्भ में चर्चा करूँगा, क्योंकि देखिए जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनका डिमांड था इधर कुछ दिनों से कि कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत पहले जो गत वर्ष किए गए हैं उनको कवर कर लिया जाए। हालांकि की नोट्स में मैं इसे ज़रूर ऐड कर देता, फिर भी मैं इसे आपको की पॉइंट के रूप में ही कवर कर लूँगा। देखिए इसमें हुआ क्या है, सर्कुलेशन जो रोटेशन होता है, जिनको बेंच दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक कोलिजियम व्यवस्था के संदर्भ में, तो उसकी चर्चा की गई। वरिष्ठता का जो सिद्धांत है इसमें जजों की नियुक्ति के संदर्भ में यह प्रश्न चिन्ह लेकर आता है। तो आपको इसके न्यूज़ फैक्ट के, आज के करंट न्यूज़ फैक्ट के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि यह प्रक्रिया के संदर्भ में बातें की गई है, किस विवाद में हुआ है, कौन कौन से माननीय जज इस संदर्भ में सामने आए हैं, तो वो सब देखिए प्रश्न पीटी फैक्ट में नहीं पूछेगा, पर इसके
पॉइंट को जरूर पूछेगा, जैसे कोलिजियम सर्कुलेशन प्रक्रिया क्या है, कोलिजियम व्यवस्था क्या है, उससे संबंधित न्यायिक विवाद क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो इससे प्रश्न आपसे क्रिएट करेगा पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जब भी बात होगी तो कोलिजियम की बात होगी। तो ध्यान रखिएगा कोलिजियम क्या है, क्या यह मूल रूप से संविधान में इसे लागू था या नहीं था, या बाद की आने वाली संवैधानिक प्रक्रियाओं में ही आया। तो हम लोग बात करेंगे। चलिए, संविधान के 5 भाग याद रखिए। भाग 5 में संघ और अध्याय 6 संघ की न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के प्रक्रियाओं से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) के तहत यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या जिसे राष्ट्रपति के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। देखिए अनुच्छेद 124(2) याद रखिएगा, 124(2) इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति या राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या जिसे राष्ट्रपति उचित समझता है, परामर्श के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा 124(2) याद रखिएगा, बार बार इससे प्रश्न पीटी फैक्ट के रूप में पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग 217 अनुच्छेद 217 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा की जाएगी। यह भी याद रखिएगा 217 में क्या चाहिए, 217 में आपको राज्यपाल के परामर्श भी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका भी परामर्श राष्ट्रपति को चाहिए। इसके संदर्भ में इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श लेता है। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उसके लिए आपको राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लेना है। राष्ट्रपति नियुक्ति परामर्श लेगा नियुक्ति के संदर्भ में, बल्कि इसके अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीश कहने का अर्थ है अगर आपको मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य और भी न्यायाधीश होते हैं उसके अतिरिक्त बहुत से न्यायाधीशों की मनोनीत किया जाता है, जिसमें समय समय पर मांग के अनुसार मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जिसमें वरिष्ठ जो न्यायाधीशों को उन बेंचों में शामिल करना, तो वैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। इन अतिरिक्त के इन जो दो प्रक्रिया जो न्यायाधीश की कैटेगरी उसके अतिरिक्त अगर किसी और की नियुक्ति करना है, जैसे परामर्श न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उस प्रकार के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें मुख्य न्यायाधीश किनका सिफारिश लेगा, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेता है। इसमें आपको परामर्श और कोलिजियम प्रणाली पर विवाद क्या है यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही बार बार आप लोग के एग्जाम में पूछेगा और पूछता भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्श शब्द को अलग अलग व्याख्या की है। तो प्रथम न्यायाधीश मामला जब आया था 1982 में, उसमें न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति से नहीं है, इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। देखिए यहाँ पर परामर्श की बात की जाती है, अर्थात परामर्श लेने का न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो यहाँ पर प्रथम न्यायाधीश मामला बेंच पर फर्स्ट जज बेंच 1982 बैठी थी, जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, पूर्ण सहमति नहीं है, बल्कि केवल जो विचारों का आदान प्रदान है उसी को परामर्श के संदर्भ में समझना चाहिए। द्वितीय बेंच पुनः बैठता है मामले 1993 में। न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में व्यक्त किया। तो यही से आपको कोलिजियम व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जहां पर सहमति परामर्श का मतलब सहमति ही माना गया। द्वितीय बेंच जो जजेस बेंच था 1993 उसमें। फिर तृतीय न्यायाधीश बेंच मामला 1998 आता है। न्यायालय का कहना था क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता अर्थात एक बहुमत की आवश्यकता है, यहाँ बात की गई थी थर्ड जजेस बेंच में। तो देखिए 1998 में यह आया था।
देखिए, मुख्य न्यायाधीशों एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती, उसे उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम नागरिकों के एक कोलेजियम परामर्श करना चाहिए, और यदि 2 न्यायाधीश को विपरीत राय रख देते हैं या रखते हैं, उसे सरकार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। यहाँ पर 4 वरिष्ठतम नागरिकों की बात की गई है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक लोग अगर विपरीत राय रखते हैं, मान लीजिए एक्स किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, इसके संबंध में चारों का अगर 3 का बहुमत है तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अगर 2 का बहुमत है, 2 बहुमत है, 2 समर्थन में, 2 विरोध में है, तो भी इनकी नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की गई। नोट याद रखिएगा यहाँ पर क्या कि न्यायालय ने माना है कि परामर्श प्रक्रिया मापदंड और आवश्यकताओं के अनुपालन के किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई सिफारिश न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। अगर यह प्रक्रिया अगर अपनाई नहीं जाती है, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीशों का राय लेना है, एक गठन करना है कोलेजियम का, उसके विपरीत अगर अनुपालन करते हुए मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं, तो वो आपको राष्ट्रपति के लिए बाध्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह भी नोट यहाँ याद रखिएगा आप लोग। अब कोलेजियम प्रणाली के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ समझिए। जैसे यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। कोलेजियम के तहत ही नियुक्ति और उनका स्थानांतरण किया जाता है वरिष्ठता के आधार पर, जैसे कि मामला अभी देखने को मिला आप लोगों को, या उससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, और न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधानों से। तो ध्यान रखिएगा, यह किसी संसद या अधिनियम के तहत विकसित प्रणाली नहीं है, बल्कि यह संविधानवाद के संदर्भ में डेवलप हुआ है। अर्थात जो न्यायिक प्रक्रिया में जो संशोधन हुए, न्यायिक प्रक्रिया में जो चलन बढ़ा है, उसके आधार पर इस प्रक्रियाओं को जन्म दिया गया और आवश्यकता के अनुरूप यह कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, अर्थात 1 + 4 5 याद रखिएगा। 5 कुल कोलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। नोट याद रखिएगा यहाँ पर, उच्च न्यायालय कोलेजियम के नेतृत्व में उसके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्च न्यायालय में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय 2 फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई, और वर्ष 1998 इसी माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रारंभ हो गई। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में 1993 से इस व्यवस्था कोलेजियम व्यवस्था के तहत यह लागू कर दी गई नियुक्ति और स्थानांतरण के संदर्भ में, जबकि उच्च न्यायालय के मामले में वर्ष 1998 तक वेट करना पड़ा, और वर्ष 1998 जो 3rd बेंच आया, उसके बाद निर्णय के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वर्तमान में यही प्रक्रिया चालू है, कार्यरत है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति तबादलों के फैसलों के कोलेजियम ही करता है, और उच्च न्यायालय में कौन से जज पदोन्नति होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, यह फैसला भी कोलेजियम करता है। तो जितने भी नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कोलेजियम के माध्यम से ही होगा। अब कोलेजियम की सिफारिशें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजी जाती है, और उसकी मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। अब नेक्स्ट, ये हाल ही के बीच में कोलेजियम व्यवस्था के बीच में वर्ष 2015 में एक चर्चा रहा था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो आप लोग इसे भी जान लीजिए ये क्या था। हालांकि इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर दिया था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया था वर्ष 2015 में, जहां 2015 में सर्वोच्च न्यायालय इस अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि इसमें कुछ विधायी लोगों को भी शामिल किया गया था, इसलिए इस व्यवस्था को असंवैधानिक माना, और कोलेजियम में पूर्णतः न्यायिक लोग ही शामिल हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया, उनके अधिकार क्षेत्रों का हनन माना था। नोट याद रखिएगा, शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली में एक व्यापक पारदर्शिता लाने की बात लंबे समय से होती रही है, और शीर्ष अदालत का भी यह मानना है कि जजों की योग्यता का निर्धारण आकलन करना न्यायपालिका का जिम्मा है।
अर्थात न्यायपालिका ही को ही यह अधिकार प्राप्त है कि उसकी योग्यता और निर्धारण और आकलन के संदर्भ में आपको नियुक्ति के संदर्भ में, स्थानांतरण के संदर्भ में निर्णय लेगी। तो कॉलेजियम व्यवस्था में बेहतर सुधार की मांग लगातार उठी है और यह बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में, नोट याद रखिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है, 1 + 33 याद रखिएगा, जिसमें केवल 4 महिला न्यायाधीश है। न्यायाधीश जो माननीय न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश बीबी नागरत्ना और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायाधीश हिमा कोहली वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश हैं। तो ये सब पीटी फैक्ट के रूप में काम देगा। तो उम्मीद करता हूँ कॉलेजियम से संबंधित जो भी चीज़ें अपडेट है वो आप लोग को कवर हो गया होगा। और जब भी पूछेगा कॉलेजियम व्यवस्था तो फर्स्ट जज बेंच, सेकेंड जज बेंच और थर्ड जज बेंच, आप लोग न्यायाधीश जो बेंच बना है वो जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है। वर्तमान में जजों की नियुक्ति स्थानांतरण संबंधी, हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति स्थानांतरण संबंधित मामले कॉलेजियम ही देखता है, सर्कुलेशन पद्धति के अनुसार, जो वरिष्ठतम होगा उसी के आधार पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें। देखिए कोलकाता में मुस्लिमों ने हिंदू घरों को पर किए हमले, ऐसे मामले। तो यह टॉपिक जब भी इस प्रकार के टॉपिक आएगा या मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं का आक्रमण या इस प्रकार के किसी भी धर्म पंथ के विरुद्ध दूसरे धर्म पंथ वाले लोग अगर जाते हैं, इस प्रकार के मामले जब भी आपको देखने को मिल जाएगा न्यूज़ में, तो आपको यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र से संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसके संदर्भ में जो बातें की जाएगी, आप लोग इसके केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे मामले आएंगे तो उसके सभी पक्ष और विपक्ष को देखते हुए आप लोग को सारे निर्णय केस स्टडी के तौर पर शामिल करना होगा। तो यह आप लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 3 को देखिएगा और अपने जीएस जो स्टेट पीसीएस वाले हैं अपने इस टॉपिक को अपने स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर से टैली कर लीजिएगा। आपका कहाँ पर किस पेपर में यह टॉपिक शामिल किया गया, उस टॉपिक के साथ न्यूज़ को कवर किया। ऐसे ही यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जो हमारे पुराने अभ्यर्थी उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, नए अभ्यर्थियों के लिए यह है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, पुनः मैं बार बार ये बात बोलता हूँ और आज भी यही बात मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी भी धर्म पंथ में अगर कोई आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक सुधार के कारक हैं, तो उनके लोग के द्वारा अगर सुधार कर लिया जाता है संवाद के स्तर पर जाकर, तो उनके किसी भी कानून में इंटरफेयर कोई भी संस्था नहीं करेगी। अगर आप इस स्तर पर जाकर सुधार नहीं करते हैं तो राज्य की वैधानिक संस्थाएं उन मामलों में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मानजनक स्थिति पर लाना। तो इसलिए इसी मामले के संदर्भ में आप लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 जो है महिलाओं के अधिकार से संबंधित न्यूज़ को यह कवर करता है। तो इस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिएगा और स्टेट पीसीएस वाले अपने जीएस पेपर में जो आपको यह टॉपिक कहाँ मिलता है, जीएस के किस पेपर में, आप लोग टैली कर लीजिएगा। देखिए मामला हुआ है क्या कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लामिक कानून एक पत्नी के रहते मुस्लिमों की दूसरी शादी करने का अधिकार देता है, लेकिन कोर्ट के जरिए उसे पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य करने का आदेश पाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के आपको इस्लामिक कानूनों में कहा गया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के सहमति के बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना उसके पहली पत्नी के साथ क्रूरता। अरे बहुत ही यह बात सही भी है। और ये देख ली इस्लामिक कानूनों में यह किस दौर में आया है कि बहुपत्नी का सिस्टम। ध्यान रखिएगा मैं कितनी बार यह बात, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में यह बहुपत्नी का सिस्टम नहीं था, पर इसने आधुनिकता के साथ अपने विचारों में परिवर्तन किया, क्योंकि जिस वक्त बहुपत्नी का प्रचलन था उस दौर में या तो हम कबीलाई प्रवृत्ति के लोग रहा करते थे या तो महिला सुरक्षा को लेकर भ्रांतियाँ उत्पन्न हुआ करती थी। अर्थात राज्य पर अगर नियंत्रण होता था तो महिलाओं पर नियंत्रण परोक्ष रूप से हो जाता था और उसे एक स्लेव के रूप में या तो एक दासी के रूप में या एक यौन उत्पीड़क के रूप में, यौन संसाधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता था।
साथ ही साथ बाहरी आक्रमण जो हुआ करते थे सभी राज्यों में, उसमें महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हुआ करती थी। इसलिए महिलाओं के संदर्भ में यह देखा गया कि कम उम्र में महिलाओं की शादी की जाती थी। उसका मूल कारण यही था कि जिन महिलाओं का विवाह हो जाता था उस पर कमोवेश जो युवा होती थी महिला, उस पर जो प्रताड़ना किया जाता था उसे कम देखने को मिलता था। साथ ही साथ यह भी होता था कि सर्वाइवल का जो मान्यता है कि जो एक पुरुष अधिक महिलाओं को उसके भरण पोषण कर सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को उस समय प्रासंगिकता के रूप में देखा जाता था। वह सर्व रूप से मान्य था, उस सभी धर्म पंथों में लागू था। यह बात हो रही है 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अब मान लीजिए 2022 की बात करें तो क्या यह लॉजिकली यह सही है? आप सोच के देखिएगा। यह धर्म को आप 2 सेकंड के लिए या पंथ को आप 2 सेकंड के लिए मौन रखिए। क्या व्यवहारिकता के स्तर पर क्या यह सही है? मानववादी अधिकारों के संदर्भ में क्या यह सही है? महिलाओं के आत्मसम्मान की दृष्टि से क्या यह सही है? क्या स्वतंत्रता की दृष्टि से क्या यह सही है? साथ ही साथ महिला उत्थान के संदर्भ में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में क्या यह सही है, उचित है? मैं यह उन लोगों से ही सवाल डायरेक्ट पूछता हूं जो इस प्रकार के कार्य अर्पित करते हैं। मैं सिंपल सा यहाँ चीज़ें बताना चाहूँगा, किसी खास धर्म विशेष को बुरा ना लगे। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जो मान्यताएं पूर्व में रही हैं जरूरी नहीं उसका अनुसरण कालांतर तक लगा ही रहे। व्यवहारिकता के स्तर पर जो उचित है, जो सही है, जो मूल प्रवृत्ति के रूप में नहीं है, उसमें बदलाव जरूरी है। और ये आने वाले समय में आप ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में आपको मामला देखने को मिल रहा है, इतना हाई तौबा वहाँ मचा हुआ, उसका पीछे लॉजिकल कारण यही है। तो बहुपत्नी का जो सिस्टम है और उसको लॉजिकली प्रूव किया जाता है, यह कहीं ना कहीं गलत है। एक महिला के दृष्टि से सोच के देखिए, महिला अधिकारों की दृष्टि से सोच के देखिए, या महिला के उस मार्मिक सोच के आधार पर सोच के देखिए कि किसी महिला के जीवित रहते हुए है उसके सारे अधिकार उस पुरुष के द्वारा दूसरे अन्य महिला को दिया जाता है, और महिलाओं के बीच जो अवसाद के जो कारक है उसको जन्म दिया जाता है। यह किसी भी रूप से क्रूरता से कम नहीं है। सोसाइटी इज़ अ रेपिस्ट एंड मर्डरर जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सही होता है। तो इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है। और देखिए, कोर्ट ने यह पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को बाध्य करता है, तो यह महिला गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो देखिए, कितनी बार मैं बोला हूँ, जब संवाद अपने स्तर पर करके सुधार कर लिया जाता है तो राज्य की संस्थाएं उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, और जैसे ही राज्य की इंटरफेयर करेगी तो आपको केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इतना बड़ा व्यापक मौलिक अधिकार है, इसमें सभी कारक इसमें शामिल हो जाते हैं। जितने भी आपके आसपास की जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी आप करते हैं, रहना है, रहन सहन है, बोलचाल है, जीवन है, सभी इन अधिनियमों के इस जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में समाहित हो जाता है। जितने भी मानवाधिकार कॉन्सेप्ट है सभी समाहित हो जाता है। तो आप समझिएगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा तो आपको दबाव में जाके यह करना पड़ेगा। तो दबाव में जो चीज़ें होती हैं, तो देखिए क्या होता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्फैक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव से कम नेगेटिव इम्फैक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे संस्थाओं के प्रति, अन्य लोगों के प्रति अविश्वास कायम हो जाता है। कुछ जो इससे प्रताड़ित होंगे उन लोगों में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, पर जो इस प्रकार के माहौल को क्रिएट किए हुए हैं वहाँ इनका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो देखिए, मैं किसी भी तरीके से यह नहीं चाहता कि समाज में नेगेटिविटी बढ़े, मैं समाज में पॉजिटिविटी की बात करता हूँ। तो उसमें संवाद अपने स्तर पर करना चाहिए। जैसे हिंदू वर्ग में
कभी सती प्रथा हुआ करता था, तो सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया गया और उसमें सती प्रथा बैन गए। बलि प्रथा थी, बलि प्रथा जो मानव बलि प्रथा थी वो भी बैन किया गया। बच्चों को जो नाबालिग बच्चों के विवाह हुआ करता था, बाल विवाह, उसे भी बंद किया गया। यह किसी भी रूप से मानववादी सोच का पोषक नहीं था, तो यह कालांतर में धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो इस स्तर पर भी यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। और मैं जैसा कि कल एक आपको कुछ जो इस्लाम के जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार की मांग लगातार की जा रही है, और कुछ संवैधानिकता और कुछ व्यवस्था के स्तर पर आकर इस प्रकार के सुधार, महिलाओं को अधिकार देने की ज़रूरत है। तो साथ ही साथ देखिए, कोर्ट ने कुरान की सूरा 4 आयत 3 का हवाला दिया है, जिसमें कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी और बच्चों की सही देखभाल में सक्षम नहीं है तो उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसके संदर्भ में देखिए आपकी व्याख्या भी दी हुई है। तो व्याख्या के अनुरूप जाकर किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं तो जाके आप मूल प्रवृत्ति, जो मूल प्रकृति है आपकी आस्था का, उसका विरोध भी करते हैं, उसके संदर्भ में बातें करते हैं। और संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और यह 21 का जो अधिकार है ना, वो सभी आपको सभी गतिविधियों को शामिल कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका जब भी एक एस्पिरेंट के तौर पर जवाब हो तो अनुच्छेद 21 से कभी भी बाहर मत जाइएगा। यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अपनाया गया वज्र है। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, वज्र याद रखिएगा। वज्र वो चीज़ होता है जो किसी कमज़ोर वस्तु पर अगर लग जाए उसका क्षरण नहीं किया जा सकता। वज्र यह है अनुच्छेद 21। इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, कल मैंने बैंकों के महत्व के संदर्भ में 3 अर्थशास्त्रियों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, वैन वानबार्ग, जो फिलिप एच डिग्बिग और डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है। तो देखिए, इसके संदर्भ में मैंने ग्रुप में कल ही शेयर कर दिया, तो आप लोग सभी लोग पढ़ लिए होंगे, दोबारा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में किन क्षेत्रों में दिया गया सभी पर आप लोगों को बताया जा चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। जो भी चीज़ें स्लाइड में दी जाती है उसे नोट डाउन करते रहिएगा, वही चीज़ आपको नेक्स्ट डे पेपर में अवेलेबल हो जाएगा। तो समय बर्बाद मत कीजिएगा, बस चीज़ें उसी समय कर लीजिएगा। आज देखिए, फुटबॉल की नई कहानी लिखेगा भारत। अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत अंडर 17 महिला पुरुष विश्व कप का मेजबानी करके एक सुनहरा अध्याय लिखेगा। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है पीटी फैक्ट। तो क्या अपडेट आप लोग को रखना है, कलिंगा में आपको, कलिंगा जो स्टेडियम है भुवनेश्वर, वहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है। तो इस पर आप लोग नज़र रखिएगा, पीटी फैक्ट के रूप में आपको कवर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। जितने भी हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब का, ताकि हम लोग और भी बेहतर स्थिति में आएँ। और जल्द ही हम लोग स्मार्ट टीवी का कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। स्मार्ट टीवी पर ही अब पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक संख्या निर्धारित है, 10,000 कम से कम सब्सक्राइबर होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतनी बड़ी संस्थाएं हैं नहीं जहां आपको हम करोड़ों की पूंजी लगाकर काम तुरंत एक झटके में कर लें। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, स्वयं के स्तर पर जाकर सारी चीज़ों को किया जाता है। तो जब तक हम लोग एक सम्मानजनक संख्या पर नहीं पहुँचते हैं, तब तक हम इन सब चीज़ों को लेकर रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्ट तभी किया जा सकता है जब प्रॉफिट आने की चांसेस होती है। प्रॉफिट कहने का मतलब जो आप लोग को दिया गया 199 में 1 साल का करेंट, समझ सकते हैं मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, आप ही लोग सोचिएगा। फिर भी मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ जल्द ही स्मार्ट टीवी लगाने का। तो आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग इस संख्या जो 10,000 सब्सक्राइबर का है उसे पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग अगले स्टेप स्मार्ट क्लासेस में कवर हो सके। और स्मार्ट क्लास को लेकर आप लोग सामने लाइव क्लासेस, लाइव
लाइव आपको दैनिक न्यूज एनालिसिस कराया जाए। तो चलिए आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे है देखिए फिर एक चर्चा में है तलाक़े किनाया और तलाक़े बेन असंवैधानिक घोषित करने के लिए मांग, केंद्र को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 महिलाओं के अधिकार से संबंधित यह कवर होगा। तो देखिए ट्रिपल तलाक के बाद, इंसेंट ट्रिपल तलाक के बाद यह फिर पुनः तलाक़े किनाया, तलाक़े बेन, तलाक़े बिद्दत, जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है वो चर्चा में लगता रहे हैं। तो आप लोग इस पर ज़रूर कवर कर लीजिएगा, एक नज़र डाल लीजिएगा। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है तलाक़े किनाया और तलाक़े बेन समेत मुस्लिमों के सभी तरह के एक तरफा और गैर न्यायिक तलाक को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्र सरकार अन्य के जवाब तलब किया है कि आपकी इस संबंध में क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है। तो या उसके बाद जो भी अपडेट होगा उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। पर अभी हाल ही में देखिए यहाँ क्या हुआ है समझ लीजिए। जो जस्टिस S.A. नज़ीर हैं, जस्टिस J.B. पाडीवाला के पीठ में कानून एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत कर्नाटक निवासी सईदा अम्बरीन की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उक्त प्रकार के तलाक का मनमाना और विवेकहीन के अलावा समता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन और धर्म के पालन के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया। मैं अभी आपको पहले ही टॉपिक में कवर कर रहा था या उससे पहले भी मैंने बात किया। आप स्वयं के स्तर पर संवाद को डेवलप कीजिए और जो भी कुरीतियाँ हैं जो पूर्व में अपनाई जा रही थी किसी कॉन्सेप्ट के तहत, देखिए उस समय जो यह अपनाई जा रही थी वो कॉन्सेप्ट उस समय उस सामाजिक और जो मान्यताएं थे उसके अनुसार हुआ करती थी। वर्तमान में हम 2022 में जी रहे, आने वाले दशकों में यह और भी प्रबल रूप से उभरेगी। इस प्रकार के जो भी अमानवीय कृत है, असमानता को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, जीवन और धर्म के पालन को रोकता है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो इन सभी मामलों पर लगातार मांग उठेगा। उन्हीं वर्गों के प्रताड़ित महिलाओं के द्वारा उठेंगे। और जैसे ही राज्य जाएगा तो राज्य 2 आर्टिकल याद रखिए आप लोग, 14 समानता 21 के संदर्भ में सारी चीज़ों को कवर करना चाहेगा और यह उसका संवैधानिक अधिकार है और यह मानववादी प्रवृत्ति के रूप मानववादी या मानव विकासवादी प्रवृत्ति के रूप में भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको स्वयं के स्तर पर मुस्लिम वर्ग स्वयं के स्तर पर जाकर सुधार करने का प्रयास करे ताकि राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। देखिए होता क्या है ना कि हम जो प्रचलित प्रक्रियाएं हैं निरंतर चले देना चाहते, उसमें सुधार करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर पुरुषवादी विचारधारा हावी होती है और यह कहीं ना कहीं उस संप्रदाय के लिए अहित हो जाता है, क्योंकि पुरुष और महिला समान जननी का अधिकार है, समान जीवन यापन करने का अधिकार उन्हें प्रकृति ने दिया, हम और आप या कोई संस्था ने नहीं दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ के देखिए कि 2 समान व्यक्तित्व वाले गुणों का जन्म नहीं हुआ करता। जहाँ पर महिला जननी के रूप में जानी जाती है और पुरुष पालककर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, समान शक्तियाँ समान अधिकार दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता प्रकृति इसे कभी इस प्रकार के अधिकार नहीं देती है। ऐसे जितना जल्दी हो सके सभी धर्म पंथ वाले लोग समझ जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो राज्य इंटरफेयर करेगी तो मामले और भी न्यायिक प्रक्रिया में अन्य मामलों को लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर एक तरफा याचिका में कहा गया है, जो सईदा अम्बरीन की जो याचिका है उनमें कहा गया एक तरफा और गैर न्यायिक तलाक सती के समान एक कुप्रथा है जो लगातार मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है और बेहद गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक नैतिक भावनात्मक जोखिम की स्थिति को पैदा कर रही है। आपको मैंने कितनी बार बोला है, बताया, युक्त प्रतिबंध राज्य को लगाने का अधिकार प्राप्त है। साथ में राज्य की जो संस्थाएं हैं अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है।
तो स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में लगा सकती है, युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक अवधारणा के संदर्भ में लगा सकती है। आर्थिक, नैतिक और भावनात्मक जोखिम के संदर्भ में भी युक्ति प्रतिबंध इंगित किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इमाम, मौलवी, काजी आदि धार्मिक अधिकारी जो तलाक़े किनाया, तलाक़े बैन और एक तरफा गैर न्यायिक तलाक के अन्य रूपों में प्रचार और समर्थन करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इनके इंटरनल इंटरफेयर जो है, इंटरनल जो वर्कशिप है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर पुरुषवादी सोच हावी है, तो महिलाओं का उत्पीड़न जब भी होगा, स्वयं उस वर्ग के लोग उसमें महिला वर्ग सामने आएंगी, या जो मुस्लिम उदारवादी सोच रखने वाले लोग हैं वो समर्थन में आएंगे, महिलावादी सोच रखने वाले भी सामने आएंगे। तो इस प्रकार के जो पुरुषवादी सोच, जो कट्टरपंथी सोच लिए हुए हैं, उनको अपने समानुकूल या व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो प्रचलन है, जो विचारधाराएं प्रचलित चल रही है, उसे समाप्त करने की ज़रूरत है या सुधार करने की ज़रूरत है। अब मुस्लिम महिलाओं के इन प्रथाओं के अधीन रखने के लिए इस अपनी स्थिति, प्रभाव और शक्ति का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से भी आप लोग को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, तलाक़े किनाया, तलाक़े बैन को एक ही बैठक में या उच्चारित या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर दिया जाता है। ये एक तत्कालिक, अपरिवर्तनीय और गैर न्यायिक तलाक के रूप में भी जाना जाता है। तो मूल रूप से यह मानिए, मूल रूप से यह समझिए कि यह कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाओं के शोषण का प्रतीक बनता गया है और बनता जा रहा है। और जब पहले मांग नहीं उठा करती थी, तलाक़े विद्दत, तलाक़े इंस्टेंट तलाक जो दिया जाता, जो असंवैधानिक घोषित किया गया, उसके बाद अन्य जो अमानवीय प्रचलन है उन्हें भी असंवैधानिक घोषित करने के लिए बार बार न्यायालय में लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, स्वयं उसमें आंतरिक संशोधन की मांग करता है। तो आपसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, क्या इन मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम वर्गों में इस प्रकार के जो संशोधन है अपने स्तर पर करने की आवश्यकता है या राज्य के स्तर पर करने की आवश्यकता है? तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, राज्य को कभी भी धर्म के मामले में नहीं आना चाहिए, पर कारणवश ऐसी संवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी है जहाँ राज्य उन मामलों हस्तक्षेप नहीं करे। मजबूरन राज्य की विभिन्न संस्थाओं को उसमें आपको हस्तक्षेप करना पड़ जाता है, और कहीं मामला और भी उस भावनाओं, उस नेगेटिविटी को जन्म दे देता है। जहाँ देखिए, तलाक जो विद्दत आया था, तलाक जो इंसेंट ट्रिपल तलाक के संदर्भ में जो असंवैधानिकता आया था, उसमें बहुत से वर्गों को, बहुत से महिला वर्ग को यह पॉजिटिव कदम लगा था, पर कुछ पुरुषवादी लोगों को ये नेगेटिव वर्क लगा था। उनको यह मानना था उनके धर्म में आंतरिक हस्तक्षेप है। पर न्यायालय भी अपने स्तर पर 21 और 14 के आधार पर यह उचित था, और उनमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि राज्य को हस्तक्षेप करने के अधिकार आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा जब भी होगा तो राज्य अपने जो इंस्टेंट जो टेक्निक है उसे डेवलप करेगा, और आपके आंतरिक जो धार्मिक मान्यता है उसमें पूर्वावलोकन कर लेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही मांग आपकी उस वर्ग के महिलाओं के द्वारा की जा रही है, तो तुरंत उसमें सुधार अपने संवाद के स्तर पर कीजिए। जितने भी काजी हैं, मौलवी हैं और भी धार्मिक स्कॉलर हैं, वो उनको बैठकर एक धर्म संसद गठित करनी चाहिए, और पूरे भारत में इस प्रकार के जो अमान्यकृत हैं, वो पुरुष विरोधी हो या महिला विरोधी हो, कोई भी कृत हो सकता है। इंसेंटली मैं तो डीपली नहीं जानता हूँ कुरान के संदर्भ में, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो धर्म संसद स्थापित कीजिए और एक संवाद डेवलप कीजिए कि हाँ, वर्तमान या आने वाले समय में
क्या इसकी मौलिकता हमारे धर्म में है, क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है। नहीं तो बार बार न्यायालय में मामला जाता है और कहीं न कहीं उसकी जो छवि है उस धर्म के बारे में निगेटिविटी अन्य पंथों अन्य धर्मों के खिलाफ जाता है। तो ऐसा किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। या स्वयं के स्तर पर सुधार कर लेनी चाहिए। देखिए, अब धर्म संसद में नफरत भरे भाषण पर उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही में धर्म संसद गठित हुआ था, तो वहाँ पर कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए थे। तो मैंने हेट स्पीच का आप लोगों को बताया था, न्यूज़ एनालिसिस किया था, उसे आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड यह न्यूज़ है कि कोई व्यक्ति विशेष को किस स्तर पर जाकर कितने अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म विशेष या किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हेट स्पीच का मामला बनता है, तो आप लोग उसे कवर कर लीजिएगा ताकि चीज़ें आप लोग पुनः उसे पुनरावृत्त कर ले। और केस स्टडी के तौर पर इन सभी उदाहरणों को याद रखिएगा। कभी भी अगर पूछे हेट स्पीच के संदर्भ में, तो इस प्रकार के जब भी मामले आते हैं धर्म संसद या तो फिर मुस्लिमों में भी आपको देखते होंगे बहुत सी सभाएं होती हैं, या ईसाइयों में बहुत सी सभाएं होती हैं, तो अन्य धर्मों के खिलाफ कुछ बातें बोली जाती है। ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म संसद में ऐसी बात बोली जाती है, मुस्लिमों की भी जो जनसभाएं की जाती है वहाँ पर डायरेक्टली बात करी। बहुत से हैदराबाद तेलंगाना के क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं का डायरेक्ट मजाक बनाया गया था, तो यह हेट स्पीच का मामला बनता है। ईसाइयों में भी बहुत बार ऐसे जनसभाएं आयोजित की जाती है, धर्म संसद आयोजित की जाती है जहां पर हेट स्पीच का मामला बनता है, जहां पर अपने धर्म प्रचार के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या तो उस प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुसरण करना, जितने भी ऐसे मामले आएंगे सभी हेट स्पीच के संदर्भ में आएगा। और हेट स्पीच के संदर्भ में मैंने आपको वीडियो पहले ही कवर किया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 41 मिनट हो गया, फिर भी मैं आप लोगों को कवर कर लूँगा। निर्वाचन आयोग ने लिफाफा कब खोलेगा मेरी मर्जी, या निर्वाचन आयोग का जो झारखंड में जो मामला हुआ था, मैंने जिस पर आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया भी हूँ, उस मामले में ही राज्यपाल जो झारखंड के हैं उनके द्वारा बोला गया है, राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा, कि जो निर्वाचन आयोग का जो लिफाफा आया है ना वो मेरी मर्जी से ही खुलेगा, ये मेरा अधिकार है, इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनका अधिकार क्षेत्र ज़रूर है कि जो भी कोऑर्डिनेशन बनाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री के संदर्भ में, तो उनके अधिकार सीमा तक है। पर यहाँ पर साथ यह भी व्यवहारिकता के स्तर पर देखनी चाहिए इसकी सीमा कब तक होगी, क्योंकि एक निर्वाचित आप प्रतिनिधि के मामले को रखे हुए न कि मनोनीत को, तो मामला यह भी देखने को मिलता है। तो उस पर मैंने पहले भी चर्चा किया कि इस प्रकार के मामले में राज्यपाल के क्या अधिकार होने चाहिए, राज्यपाल की समय सीमा इस मामले में कितने दिनों तक होनी चाहिए, सभी पर चर्चा मैंने उस दिन किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा न्यूज़ को। इसलिए मैं बोलता हूँ पूर्ववर्ती जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिए। आपको जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब तक, आपको जब एग्ज़ाम देते हैं तब तक यह काम देगा। और यह टॉपिक वाइज है, तो ये टॉपिक को कवर कर दे रहा है, इसलिए प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो को, सारे वीडियो को देखिए, आपका ही फ़ायदा इसमें होगा। देखिए, इसे भी आप YouTube पर इसे आप सर्च करके देख लीजिएगा। आरिफ मोहम्मद जी का जो वक्तव्य था कल केरल में, राज्यपाल जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाने के लिए सभी भारतीयों को शिक्षित करना जरूरी बताते हैं। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समावेशी बताते हुए कहा कि इसमें आधुनिकता की चुनौतियों से निपटने की शक्ति है के संबंधित जो बातें की हैं। और हर शिक्षित भारतीय की जिम्मेदारी गरीबों और अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए वह कार्य करे। तो इनका जो भाषण है नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान, YouTube पर आप कल सर्च कीजिएगा और इनको डायरेक्ट भाषण सुनिएगा इनका, ताकि चीज़ें आपके उनके अनुसार समझ सके और अपने अध्ययन अध्यापन में उसे शामिल कर सके। ये बहुत विचारशील व्यक्ति हैं, अपने वर्तमान विचारों को भविष्य के रूप में देखते हैं, भविष्य में क्या आवश्यकता है वो अपने धर्म में भी बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, और साथ ही साथ अपने शिक्षा
शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार, लोकतांत्रिकरण की व्यवस्थाओं में सुधार की भी बात करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जब भी वीडियो आए ज़रूर सुनिए, ताकि आप एक एस्पिरेंट के तौर पर आपका एक जो व्यू है एक बेहद तरीके से डेवलप हो सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक मामला बार बार लव जिहाद का मामला आप लोग को देखने को मिलता है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है मेंस या इंटरव्यू के स्तर पर। ज़्यादा उम्मीद है कि इंटरव्यू का स्तर पर ही इस प्रकार के टॉपिक को पूछा जाता है, पर मेंस के स्तर पर आपको इसके धर्मांतरण से संबंधित मामले को पूछता है। तो सभी पर चर्चा मैंने पहले आप लोगों को कर चुका हूँ न्यूज एनालिसिस में। तो वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख सकते हैं। टॉपिक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दिया रहता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं कि किस आज के दिन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए लखनऊ की जागृति बनी एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त। महिला जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए ब्रिटिश उच्चायोग ने भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन के अनुभव कराने का अनूठा अवसर प्रदान किया है और एक नया इनोवेटिव लिया है ताकि लोग सशक्त हो, महिला सशक्त हों इसके संदर्भ में। तो देखिए जागृति यादव, याद रखिएगा नाम इनके संदर्भ में पीटी में प्रश्न स्टेट पीसीएस से पूछ सकता है कि को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग का सर्वोच्च पद पर तैनात किया। और यह ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने वाले या सम्मान पाने वाले जागृति छठी व्यक्ति है। ब्रिटिश दूतावास के अनुसार 2017 से प्रत्येक वर्ष हाई कमीशन फॉर ए डे इंडिया एडिशन प्रतियोगिता जीतने वाले जागृति छठी विजेता है। और उन्हीं के अवसर पर इस विजेता के जब बनती है तो उन्हें यह सुअवसर दिया जाता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के तौर पर काम करें एक दिन और सभी लोगों की चीज़ों को समझ सके कि ब्रिटिश एम्बेसडर किस रूप से भारतीय और ब्रिटिश संबंधों को बढ़ावा दे रही है, उसके चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए इस दौरान बहुत से लोगों से ये मिली भी, जैसे आप समझ सकते हैं कि संस्कृति मंत्री जो मीनाक्षी लेखी उनसे मिलती है, वेस्ट जो और शहर की मेयर जो है ट्रेसी ब्रानिन उनसे मिलती हैं। साथ ही साथ विप्रो के चेयरपर्सन जो राशिद प्रेम जी हैं उनसे ये मिलती हैं। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से ये मिलती हैं। तो इनका जीवन इस दिन के बाद से टर्निंग पॉइंट के रूप में होगा और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बेहतर काम कर सकती हैं। तो इसलिए इस प्रकार के इनोवेटिव आइडिया डेवलप किए जाते हैं। और बहुत बार आप लोग देखते होंगे एक दिन का मुख्यमंत्री किन्हीं को बना गया, एक दिन का डीएम बना दिया गया। इसके पीछे लॉजिकली कारण यही है कि विचारों में तरमतरता लाए और लोगों को प्रशासन से जोड़कर समझाया जाए कि प्रशासन किस रूप से काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यह चुनाव सुधार की दिशा में बढ़ते कदम। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में चुनाव सुधार या चुनावी नीतियों से संबंधित जो भी टॉपिक है यह न्यूज़ कवर करता है। आप लोग जो स्टेट पीसीएस वाले हैं, स्टेट पीसीएस वाले अपने जीएस पेपर में यह न्यूज़ को कवर कीजिएगा, चुनाव सुधार और नीतियों से संबंधित। देखिए लगातार मांग उठ रही है चुनाव सुधार करने की, उसमें कुछ बातें की गई है जिसमें संविधान संशोधन के जरिए इसकी अनुमति मिल गई। तो एक व्यक्ति किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकेगा। एक सीट एक चुनाव के मॉडल जो है उस पर बात चर्चा, हालांकि 2004 में ही आयोग ने यह प्रस्ताव भेजा था पर यह वहाँ लागू नहीं हो सका। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, लोक प्रतिनिधि एक्ट 1951, उसकी सुधार करना होगा। इसके साथ साथ सरकार को संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संशोधित बिल पास कराना पड़ेगा। वर्तमान में जनप्रतिनिधि कानून जो धारा 33(7) है के तहत एक व्यक्ति को 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। जो यूपीएससी में प्रश्न पीटी के स्तर पर पूछा है, यह लाइन याद रखिएगा, एक व्यक्ति कितने सीटों पर लड़ सकता है। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस आप लोग को कितने एक्टिव मोड में काम करते हैं यह इम्पोर्टेंट है। ये लाइन भी यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस स्तर पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, क्या वो क्वेश्चन आया है या नहीं।
तो ध्यान रखिएगा। और मैंने आप लोग को शुरू में ही बोला था, जनप्रतिनिधि अधिनियम को आप लोग बेयर एक्ट जैसे भारतीय संविधान रटते हैं, याद करते हैं, उसी तरह जनप्रतिनिधि नियम प्रतिनिधि अधिनियम 1951 हो, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि यह जब तक आप प्रशासक से रिटायर नहीं कर जाएंगे तब तक यह आपको काम देता रहेगा, उपयोगी होगा। तो इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने आप लोग को PDF ग्रुप में शेयर कब का कर चुका हूं, तो आप लोग याद रखिएगा। साथ में देखिए, चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार एक व्यक्ति एक वोट प्रस्ताव भेजा है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 20,000 का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो पहले भी मैंने चर्चा किया है, उसकी भी चर्चा इसमें की, इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में चर्चा की गई है। और 2015 चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के संदर्भ में भी चर्चा की गई, जो पहले पूर्ववर्ती वीडियो में सभी पर चर्चाएँ की जा चुकी है। तो अंडरलाइन जो किया हुआ उसके पहले न्यूज़ से आप लोग कवर कर लीजिएगा कि मैंने किस संदर्भ में सारी चीज़ों को चर्चा किया हूँ, तो यह आप लोगों को की नोट्स में प्राप्त हो जाएगा। देखिए, साथ में आपको यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के भारतीय बैंकों में चौथे वर्ष मिली जानकारी साझा किया है। तो ये सब चीज़ें अपडेट होता रहता है, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिए। देखिए, आज के न्यूज़ का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यह भी, और यह अभी तक कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको आज की पॉइंट के रूप में इसमें शामिल किया हूं। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 आदिवासी जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में मामला जब भी आएगा, ताना भगत आंदोलन आपको यहां से पूछा जा सकता है, या उनसे संबंधित या हिस्ट्री के पेपर से कवर होता है। इसका अपडेट लगातार होता है, जैसे सतना धर्म के संदर्भ में अपडेट होगा, या तो आंदोलनकारी इस जनजातीय वर्ग से लोग अगर आते हैं और आंदोलन करते हैं तो वो भी आपको हिस्ट्री के पेपर में कवर कर जाता है, क्योंकि उससे करंट अपडेट हो जाए, वो टॉपिक आपको करंट में आ जाता है और वो आपको वहाँ से प्रश्न यूपीएससी उसके मेन पार्ट से कर लेती है। तो देखिए, ताना भगत आंदोलन 5वीं अनुसूची का हवाला देकर, यह झारखंड के लातेहार व्यवहार न्यायालय जो होता है, सत्र न्यायालय जो ज़िले में होता है, वहाँ पर न पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है न ही कोर्ट कचहरी की, ऐसी मांग वो रखते हैं और कुछ देरों तक हाईजैक कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी को अवैध बताते हुए लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में 5 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। तो देखिए, यहाँ पर हालांकि देखिए कुछ बातें और भी है। लातेहार जो ताना भगत 5वीं अनुसूची का हवाला देकर पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं, तो यह मामला बना है और इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, उसे हम लोग देख लेंगे। हालांकि जो ताना भगत जो होते हैं, ताना भगत, वो गांधीवादी विचारों पर चलते हैं, अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, पर यहाँ इस मामले में कुछ देर हिंसा का प्रवृत्ति अपनाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको हिस्ट्री से भी किया जा सकता है। तो चलिए इसके की पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। हालांकि लंबा हो गया होगा, 52 मिनट हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, यह टॉपिक आप लोगों को कवर करेगा, जैसा कि मैंने बताया भी था यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 1 में आदिवासी और जनजातीय आंदोलन से, उसी में याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया। तो भाग 10 याद रखिएगा, अनुसूची 5 और 6 याद रखिएगा। और कल मैंने टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को जो टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जा रहा है उसमें भी अनुसूची की चर्चा किया था। तो ऐसे ही मैंने अनुसूची को शामिल नहीं किया था, कल ही इस पर न्यूज़ मैंने कवर कर लिया था, देखा था कि मामले 2-4 दिनों से यह न्यूज़ में है। तो अनुसूची चर्चा में रहेगा, 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची आप लोग को चर्चा में, और इससे प्रश्न भी बीपीएससी हाल ही में पूछा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह आने वाले जितने भी एग्जाम है वहाँ से प्रश्न क्रिएट कर सकता है। तो 5वीं अनुसूची क्या है यह पहले जान लीजिए। यह 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान करता है, और उसमें यह प्रावधान मुख्यतः 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों को छोड़कर, जो 4 राज्य वहां पर शामिल है, 5 राज्य, उनको छोड़कर अब अन्य राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के लिए लागू होता है। इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति को ही निहित है। इन क्षेत्रों 5वीं अनुसूची के संदर्भ में अंतिम शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही है प्राप्त। नेक्स्ट है, ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय सलाहकार परिषद के प्रावधान का गठन का प्रावधान, जिसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा, जिसके 3/4 सदस्य उस राज्य या विधानसभा
इसके अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन की बात करता है जिसकी संख्या 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। नेक्स्ट है, जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका परामर्शदात्री होती है, हालांकि इन्हें न्यायिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। यह याद रखिएगा, यूपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग को प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो संसद है, विधानमंडल है, कि समुचित नियंत्रण रहता है जो जनजातीय सलाहकार परिषद होता है उस पर। नेक्स्ट है, यह अपेक्षाकृत कम सहभागिता मूलक है, हालांकि जितना सहभागी छठी अनुसूची है उतना उससे कम सहभागी मूलक है, अर्थात इससे सहभागिता के अंश देखने को मिलता है, क्योंकि इस मामले में कुछ खामियां वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। छठी अनुसूची का भी याद रखिएगा आप लोग। छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, याद रखिए इन 4 राज्यों में वे जनजातीय मामलों क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है और बीपीएससी यहीं से प्रश्न क्रिएट किया इसी छठी अनुसूची से। चलिए हम लोग देखते हैं। इस संबंध में राज्यपाल अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। वह जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला या स्वायत्त क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। कोई राज्यपाल किसी भी इन राज्यों में किसी क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त जिला घोषित कर सकता है, जहां पर पंचायती राज अधिनियम 1992 जो लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, उसके लिए अलग कानून आया था, वो लागू होता है। इस संबंध में राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त होगी और इन क्षेत्रों में एक जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया जाएगा। तो सोच सकिए, यही बीपीएससी प्रश्न पूछा था। जिला परिषद की अधिकतम संख्या 30 से अधिक हो सकते हैं और इसमें 4 जो सदस्य होंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और अन्य सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। तो इन 30 सदस्यों में से 4 सदस्य जो होंगे आपको राज्यपाल मनोनीत करेगा और जबकि जो 26 लोग होंगे या 26 से कम जितने होंगे वो उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। और जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना इनकी भूमिका प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके तहत स्वायत्त जिलों की जो जिला परिषद को ग्राम न्यायालय के गठन करने का अधिकार है, अर्थात न्यायिक शक्ति इस जिला जनजातीय सलाहकार परिषद को प्राप्त है। और देखिए यही प्रश्न 67 में आपको पूछा गया था जो री एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न सभी टॉपिकों से क्रिएट किया जा सकता है। जो लाइन लिखा हुआ की पॉइंट का, उस की पॉइंट से आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। अब वहाँ पूछा गया था बीपीएससी किस में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता है, तो जहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद लागू है वहाँ पर आपको स्वायत्त जिला का कॉन्सेप्ट है, वहाँ न्यायालय के गठन, ग्राम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो उन राज्यों में पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता, उसके वनस्पत एक अलग कानून पेशा अधिनियम है, जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम, वो लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जो था, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, 4 राज्यों का नाम आप लोग याद रखिए और ऑप्शन में आप लोग को था, तो यही पूछा गया था। छठी अनुसूची के तहत सभी शासित क्षेत्रों में संसद और विधानमंडलों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, पर 5वीं अनुसूची में इनका प्रभाव होता है, संसद और विधानमंडल के प्रभाव होते हैं। पर छठी अनुसूची में जो शामिल है राज्य, उनके क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्रों में इनका प्रभाव न के बराबर होता है। यह अधिक सहभागी मूलक होता है, अर्थात अधिक सहयोगी होता है। अब देखिए पेशा अधिनियम जो है 1996 या पंचायत बंद अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 चर्चा में रहेगा हमेशा। जब भी 5वीं और छठी अनुसूची की चर्चा होगी पेशा अधिनियम भी चर्चा में रहेगा, तो आप इसे भी समझिएगा। ग्रामीण भारत में स्थायी स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कानून बनाया गया। हालांकि अनुच्छेद 243 MM के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित है, अर्थात जो यह क्षेत्र होंगे वहाँ पर यह कानून प्रतिबंधित होगा, अर्थात जो स्वायत्त क्षेत्र घोषित किए गए छठी अनुसूची में यह अधिनियम वहाँ पर लागू नहीं होगा। और बीपीएससी ने यही प्रश्न आपसे पूछा है। अब आप 67 बीपीएससी का प्रश्न उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या यह लाइन पूछा है या नहीं पूछा है। नोट याद रखिएगा,
वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वायत्त स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 को अस्तित्व में लाया गया था। किसकी समिति के द्वारा? भूरिया समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेशा अधिनियम जो है अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं, ग्राम विधानसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो ग्राम सभाओं का गठन पेशा अधिनियम के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदाय, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों और अधिकारों के स्वशासन में अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने का अधिकार या मान्यता देता है। आप जितने भी इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय से संबंधित जो अधिकार होंगे यह कानून उसे देता है। और प्राकृतिक संसाधनों उनके जो पारंपरिक अधिकार है को स्वीकार करता है। अर्थात जंगल किनका होना चाहिए? अनुसूचित जातियों जनजातियों का होना चाहिए। इसलिए जंगल के जितने भी संपदा उनका प्राथमिक अधिकार उन्हें ही प्राप्त है। तो यह पेशा अधिनियम उसे देता है अधिकार। अब पेशा अधिनियम तक ग्राम सभा का महत्व क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? जैसे पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सभाओं का महत्व है, ऐसे ही पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा का महत्व क्या है उसे जानिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पेशा ग्राम सभाओं के विकास को मंजूरी देने वाले सहभागी सामाजिक नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने अधिकार देता है। यह निम्नलिखित शामिल, जैसे जल जंगल जमीन का संसाधन का यह अधिकार देगा उसे सुनियोजित करने, उसके कार्यकरण से संबंधित लघु जो वनो उत्पाद होंगे उसके सभी रख रखाव उसके अधिकार इसे पेशा अधिनियम देता है। मानव संसाधन प्रक्रिया कार्मिक जो नीतियां होंगी वो भी लागू करने का अधिकार देता है। स्थानीय बाजारों के प्रबंधन का अधिकार इसे पेशा अधिनियम के तहत प्राप्त होता है इन क्षेत्रों के 4 राज्यों में। और नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने का भी अधिकार पेशा अधिनियम देता है। भूमि अलगाव को रोकने अर्थात भूमि जो खरीद बिक्री होती है उसे भी रोकता है यह अधिनियम। साथ ही पब्लिक वॉच डॉग का कॉन्सेप्ट यह डेवलप करता है, अर्थात स्थानीय शासन, स्थानीय जो कॉन्सेप्ट है स्थानीय प्रशासन में पब्लिक वॉच डॉग का, अर्थात नागरिक ही सभी चीज़ों पर नियंत्रण और उसका समायोजन करते, इसलिए वॉच डॉग कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। संघर्षों का समाधान होता है। बहुत से जनजातीय संघर्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भी जंगल ज़मीन की बात होगी, तो उन सभी समस्याओं का समाधान इनको देखने को मिल जाता है। इन सब मामलों पहचान का संरक्षण मिलता है। साथ ही पहचान को भी जनजातीय समुदाय संस्कृति और उसके संबंधित जितने भी धार्मिक सामाजिक मान्यताएं हैं उसकी पहचान इस अधिनियम के तहत मिलता है। अब याद रखिएगा जनजातीय नीति सरकार की क्या है वो भी याद रख लीजिएगा इसके साथ, क्योंकि प्रश्न वहाँ से कोरिलेट करके पूछ सकता है। भारत में अधिकांश जनजातीय समुदाय के रूप में अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि इस पर मैंने पहले भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया हूँ किन वर्गों को जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, प्रक्रिया क्या है, सभी पर मैंने चर्चा किया है। तो आप लोग न्यूज़ जो भी एक्टिव मोड में देखते होंगे उनको याद रहता होगा सर ने कब चीज़ों को कवर किया है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में निहित 244 जो अनुच्छेद है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा इन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है कि गारंटी देता, आत्मनिर्णय के अधिकार देता है। अनुच्छेद की 5वीं संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय समुदाय के प्रशासन नियंत्रण के लिए अधिकार देता है। और 6ठी अनुसूची असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन देता है के संबंध में उपबंध देता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर 2 चीज़ें, 6ठी केवल इन 4 राज्यों के संदर्भ में बात करता है और 5वीं अनुसूची भारत के सभी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। वो बिहार में हो सकता है, बिहार में अगर ऐसा क्षेत्र है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, असम में है, ये असम मेघालय त्रिपुरा को छोड़कर या जितने भी मान लें सिक्किम में है या तो हिमाचल प्रदेश में है या तो मध्य प्रदेश में है, तो ये सभी 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित होंगी। जबकि 6ठी में केवल 4 राज्य याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन क्या था? देखिए वर्ष 1914-20 के दौरान यह घटित आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों, स्थानीय जमींदारों के शोषणकारी व्यवसाय प्रस्तावों के खिलाफ एक आंदोलन था। ज़्यादातर उराव लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत इसकी कौन सी जातियाँ की थी? जनजाति, उराव जनजाति। तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में। ताना भगत महात्मा गांधी
गांधी के अनुयायी हुआ करते थे और अहिंसा और पर विश्वास करते थे। और यह 14 से 20 का कार्यक्रम है, अर्थात यह बाद में जाके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था उसमें ही लोग मर्ज होकर आंदोलन को अपना काम बढ़ाए थे। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है इसके संदर्भ में। तो आज का न्यूज़ इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे नए न्यूज़ के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे बहुत से लोगों को साइंस का टॉपिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ऐप पर साइंस बूस्टर के नाम से चलाया जा रहा है सीरीज़। तो आप उसे केवल 99 रुपया ओनली इसका प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको कवर किया गया। लूसेंट बूस्टर सीरीज़ चलाया जा रहा है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर जीएस में अगर कोई प्रकार का जो बेसिक आपको कमजोरी नज़र आ रही है अपने अध्ययन अध्यापन में, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस रखा गया है ताकि आपके बजट में सारी चीज़ों को कवर किया जा सके और किन्हीं को उत्तम क्वालिटी के शैक्षणिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सके। यह हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग ज़रूर इनरोल करा सकते हैं और अपना जो अध्ययन अध्यापन की सामग्री को समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट कल फिर हम लोग आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।